व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग कृषि से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। यह टॉपिक इकोनॉमिक्स से है, कृषि है जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और आपको ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा। तो यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उनसे संबंधित कृषि से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 50 तक देख लिया था, आज हम लोग आगे देखेंगे 51 से यानी 51 से। तो आइए देखते हैं 51 में कह रहा है कि भारत राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। कह रहा है कि दूध का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कौन सा राज्य में है? केरल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंजाब। सबसे ज़्यादा कहाँ है? वह पंजाब में है। कितना है? वह 1181 यानी 1181 ग्राम प्रतिदिन है। ये डाटा है। और आप आगे का प्रश्न देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जो प्रतिदिन दैनिक उपलब्धता कितना है, तो 52 में देखिए तो वही है दैनिक उपलब्धता कितना है। एक में है 640 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह सबसे ज़्यादा है। यह पहले का डाटा है 900 ग्राम, लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखेंगे 2018-19 का तो यह बढ़कर ज़्यादा हो गया, जिसमें अभी हमने बताया 1181 ग्राम प्रतिदिन। तो आप ध्यान देंगे अगर ऑप्शंस में 1181 ग्राम दिखे तो वह सही डाटा हुआ, ये लेटेस्ट डाटा है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं यह दूध का किस तरह से सबसे ज़्यादा उपलब्धता कहाँ पर हुआ, दैनिक उपलब्धता में कौन सा राज्य का, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भूमिका को समझ लेते हैं कि दूध से रिलेटेड श्वेत क्रांति आया, फिर हमने देखा किस तरह से श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड सहयोग करता है और उस तरह से क्या हो जाता है, श्वेत क्रांति से आने से पहले किस तरह से भारत में ICDP यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाया जाता। तो थोड़ा सा समझते हैं। बात है 1964 और 65 वर्ष। 1964-65 में क्या होता है, देश में गहन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि ICDP क्या हो गया, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाया जाता है, जिसके तहत देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशु मालकों को पशुपालन में सुधार हेतु एक पैकेज की व्यवस्था की जाती है और बाद में यही श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, आपको देखने को मिलेगा नेशनल डेवलपमेंट डेयरी प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। यानी 64-65 में ICDP लाया जाता है, जो क्या करता है, जो भी पशु मालक होते हैं उसको एक पशुपालन में सुधार हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था कर दी। ठीक इसके बाद क्या होता है, 64-65 के बाद बात है 13 जनवरी 1970 का। क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की जाती है। यानी ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की बात की जाए तो ठीक इसके बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। नाबार्ड NDDB का कब हुआ था, वह नेशनल डेवलपमेंट डेयरी प्रोजेक्ट। इसके बाद ICDP के बाद NDDB यानी नेशनल क्या हो जाता है, डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। वो लाल बहादुर शास्त्री जिसमें उनकी अहम भूमिका रहती है, वही उसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वह वर्गीज कुरियन चुने जाते हैं, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। फिर नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना के तहत यह एक ऐतिहासिक परियोजना होती है, जिसमें क्या कहता है, दूध की कमी वाले देश को सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया जाता है। ठीक, अगर आप जैसे ही देखेंगे कि श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिला, ICDP के तहत NDDB का गठन हुआ, उसके बाद 1970 में क्या होता है, शुरू होता है ऑपरेशन फ्लड। जो क्या करता है, यह ऑपरेशन फ्लड दूध के जो विकास होता है, जो राज्य होता है उसमें यह उत्तम क्या करता है, बढ़ावा करता है, जिसके कारण 1998 में क्या होता है, जो भारत होता है अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की कर लेता है और ऑपरेशन फ्लड ने इस डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को क्या करता है, उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता करता है। तो इस तरह से एक सबसे कम उत्पादक वाला देश एक समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश बन जाता। तो ये कहानी था श्वेत क्रांति का, जिनसे रिलेटेड वर्गीज कुरियन का नाम आता है, फ्लड ऑपरेशन का नाम आता है, NDDB का नाम आता है, ICDP का नाम आता है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 53 में कह रहा नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो नीली क्रांति, इसका विशेष रूप से संबंध है मत्स्य के उत्पादन से है। तो ध्यान में रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। हाल ही में देखेंगे पहले के डाटा से अभी लेटेस्ट डाटा में काफ़ी क्या हुआ है, पशुपालन विभाग में तरक्की क्या हुआ है। भारत का बोला जाता है कि गन्ना के बाद सबसे अत्यधिक
रोजगार को दिलाने में इसकी मत्स्य पालन का भी अहम योगदान रहा। नेक्स्ट देखिए 54 में मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग जानते हैं मत्स्य के उत्पादन। अभी हम लोगों ने देखा भारत है जो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। सबसे बड़ा नहीं, यानी दूसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा है चीन है। तो भारत विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अगर हाल की डाटा देखें 18-19 का, तो इसका जो डाटा है 137 मिलियन मैट्रिक टन इसका उत्पादन है, जो पूरे उत्पादन का 65% उत्पादन जो है, जितना भी भारत उत्पादन करता है उसमें 65% योगदान रहता है स्थलीय पर, यानी तालाब, नहर, ये सब के माध्यम से उसका उत्पादन होता है, और बाकी सागरीय माध्यम से। तो इस प्रकार से विश्व में उसका दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देश में भारत का स्थान। अब बताइए, चीन तो एशिया में ही आता है, तो स्वाभाविक सी बात है चीन प्रथम होगा और एशियाई में भी भारत का स्थान दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 में, 56 में हम लोग देखते हैं एशियाई मत्स्य उत्पादक देश में प्रथम स्थान किस देश का है। कौन सा देश का है? भारत का है, बांग्लादेश का है, चीन का है, जापान का है। तो एशियाई मत्स्य उत्पादक देश में प्रथम स्थान जो है वह किसका है? वह चीन का है। अभी हम लोगों ने देखा चीन प्रथम स्थान पे है, वहीं भारत द्वितीय स्थान पर है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि द्वितीय स्थान पर जितने भी वो उत्पादन करता है उसमें 65% जो योगदान है वह स्थलीय सेक्टर का और बाकी सागरीय सेक्टर का है, यानी समुद्री के द्वारा उत्पादन किया जाता है मछली। नेक्स्ट 57 में देखिए, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक, पोटेशिक, तीनों के बराबर। तो अब पहले इस चीज़ को समझिए कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उसमें खपत सर्वाधिक पूछ रहा है। अगर आप बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा जो खाद्य फसलों का जो उगाया जाता उसमें चावल, गेहूँ, ये सभी फसल आते हैं। तो चावल में आपको पता होगा जो इसमें जो उर्वरक का आवश्यकता होती NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेरिक और पोटाश की आवश्यकता होती 4, 2 और 1, इस प्रकार से अनुपात में क्या होता है उसमें डालने का होता है। तो उसमें से अगर सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक खपत की बात की जाए तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। और अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक का जो आयात किया जाता उसमें किसका अहम भूमिका होता है? तो पोटेशिक और ये फॉस्फेटिक और पोटेशिक, ये दोनों जो होते हैं आयात किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो निर्भर है आयात पर भारत, वह पोटेशियक यानी जो पोटास है उसके लिए पूरी तरह भारत आयात पर निर्भर है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कह रहा है रासायनिक उर्वरक खपत में, तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद किसका होगा? फास्फोरस का अहम भूमिका होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पौधे को विकसित होने में ये 3 तत्वों का अहम योगदान होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 57 के बाद 58 में, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? चलिए आ ही गया प्रश्न। अभी हम लोगों ने जाना कि भारत में क्या है, कृषि की आवश्यकता के लिए किस तरह से कौन सा उर्वरक का आवश्यकता होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन का सबसे अधिक, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद पोटास का, ये सभी का योगदान होता है। तो उसमें कह रहा है कि कौन से आयातों पर, तो पूर्णतः कह रहा है। अगर सिर्फ आयात होता तो फॉस्फोरिक और पोटास दोनों आयात पर भारत पर निर्भर है, लेकिन पूर्णतः पोटास का जो है भारत में नहीं होता है, वो बाहर से मंगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 59 में देखिए, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अब कह रहा उर्वरक के प्रयोग की दृष्टि से, तो हम आपको बता दें उर्वरक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है, वो दूसरे स्थान पर अमेरिका, उसी के पश्चात भारत का तीसरा स्थान है, जबकि उपभोग में इसका कुछ एक पायदान कम है। तो इसका क्या हो जाएगा? 59 का सही जवाब हो जाएगा, उर्वरक के प्रयोग में भारत का जो स्थान है वह कैमा है? वह तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? अभी हम लोगों ने जाना कि विश्व में सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग वह चीन में होता है, क्योंकि उर्वरक के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होगा? वह हो जाएगा चीन में हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 में हम लोग देखते हैं, आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? अब कह रहा आलू, तो आलू के बारे में आइए जानते हैं। आलू क्या? आलू के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है चीन के बाद इसका तीसरा स्थान है आलू का। तो पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर रूस का स्थान आता है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो क्या हो जाएगा? आलू उत्पादन में विश्व में तीसरा। तो तीसरा तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन अगर लेटेस्ट डाटा अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया? वो तीन पायदान उसका तीसरे नंबर पर हो गया। तो आप ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा मारिएगा चलेगा, क्योंकि पहले का डाटा है ये। क्योंकि रूस में हाल ही में जो डाटा आया उसमें 39 क्या हो गया इसका, जो चीन का है 70 मिलियन मैट्रिक टन है, वहीं रूस का 39 है और भारत का 24 मिलियन मैट्रिक टन है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 62 में, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यकता बनाती है, ये तत्व क्या है? तो इस चीज़ को पहले जानने के लिए आपको समझना होगा कि जो भारत की मिट्टी है वो किस लिए उपयुक्त है। भारत की मिट्टी में मुख्यतः किस चीज़ की खेती होती है? पहला प्रश्न कि भारत की जो मुख्यतः भूमि होती है उसमें सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद गेहूं का मिलता है, क्योंकि चावल में भारत प्रथम स्थान पर है, और गेहूं के मामले में भी हम लोगों ने देखा उत्पादन में चीन के बाद यानी दूसरा स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है खाद्य पदार्थों में चावल गेहूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा चावल के लिए मुख्यतः ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का इसमें इस तत्व का आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद पोटास का। तो इन दो तत्वों का और एक पौधे के नॉर्मली विकास के लिए ये तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दो तत्वों की कमी उर्वरक को उपयोग के लिए अधिक आवश्यकता बनाती है। दोनों कमी के कारण अत्यधिक उर्वरक का भी भारत में उपयोग किया जाता है, जिसमें आपको मालूम होगा 2011 के अनुसार भारत ने उस पर सब्सिडी देना स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। हाँ, अगर पोटास रहता तो वह भी मारते, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 में, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन में कह रहा है कृषकों की निर्धनता, यह भी सही बात है कि कृषक क्या है, गरीब है, निर्धन है। कृषकों की अज्ञानता नहीं होने के कारण वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें उपजों में कमी आ जाती है, कीटों से फसल बर्बाद हो जाता है, समय पर कीटनाशक नहीं। तो ये सभी कृषकों की अज्ञानता के कारण भी प्रति हेक्टेयर उपभोग में कमी आया है उधर। और अपर्याप्त और अनियमित जलापूर्ति, ये भी एक कारण है कि पर्याप्त से क्या होता है, जल की पूर्ति नहीं हो जाती, इसके कारण कहीं कहीं सुखाड़, फिर विभिन्न तरह के फसलों में बीमारियां देखने को मिल जाती है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 64 में देखिए, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? करा क्या कदम उठाए? उर्वरक पर भारी सब्सिडी देना स्टार्ट। हाँ, यह भी सही बात है कि भारत सरकार ने क्या की है, कृषि उत्पादन उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी देना स्टार्ट किए थे। यह सब्सिडी कब से लागू हुआ है? यह सब्सिडी आपको 2011 नीति वर्ष के अनुसार से लागू किया गया। उसके बाद उर्वरकों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, यह भी सही बात है कि क्या करती है भारत उर्वरकों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा फॉस्फोरस और पोटास का भारत आयात पर निर्भर करता, उसमें पोटास के लिए पूर्णतः हुआ भारत आयात पर निर्भर है, तो वह भी एक बनाया। उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, बिल्कुल सही बात है। जितने भी उर्वरक का जो वितरण है उसके लिए एक व्यवस्था बनाया। अगर आप ग्राम स्तर पर हैं, आप जिला स्तर पर, तो जानिएगा आप देखेंगे कि उसमें से एक लिमिट कर दिया गया कि आप इतने पंचायत को देंगे, यानी एक तरह के पॉपुलेशन के आधार पर वहाँ पर खाद को जो भी है उसके लाइसेंस को देने का काम किया। तो एक तरह से उसका एक वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित अच्छा से किया, ताकि वो किसानों को मिलने में दिक्कत ना हो। तो ये सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 65 में, उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य। अब करा उर्वरक का प्रति हेक्टेयर खपत, अगर बात की जाए पूरे भारत में औसत वार्षिक खपत कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा 218 नहीं 228 केजी प्रति हेक्टेयर, यही है इसका पूरे भारत का औसत खपत। लेकिन कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर प्रथम 3 अग्रणी राज्य, तो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, वह पांडुचेरी है, 268 केजी प्रतिदिन है। तो पांडुचेरी ऑप्शन में है ही नहीं, राज्य का नाम है तो राज्य में आ जाता है। उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है 264 केजी प्रति हेक्टेयर के साथ है, तो तेलंगाना तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद पंजाब का स्थान आता है 213 का, तो पंजाब ऑप्शन में है। और पंजाब के बाद बिहार का 212 आता है। ये मतलब बारीकी से अंतर है, एक एक का अंतर है, आगे पीछे चलता है। तो बिहार है, उसके बाद हरियाणा का 212 देखा गया, तो हरियाणा भी ऑप्शन में है। देखिए पंजाब है, हरियाणा है, लेकिन उसके साथ आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, आपको तेलंगाना देखने को नहीं मिलेगा। तो तेलंगाना तो पूरे ऑप्शन में नहीं है। तो सेकेंड नंबर पर पंजाब है, तो पंजाब वाले ऑप्शन चारों में पंजाब है। तो अब बताइए पंजाब के बाद हरियाणा होना चाहिए या फिर तमिलनाडु होना चाहिए? तो इस प्रश्न का आप सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि किसका कौन सा पर्याप्त सही क्रम होगा। मेरे अनुसार तो पंजाब के बाद स्थान हरियाणा को होना चाहिए, क्योंकि जो हरियाणा और बिहार का है, जो मात्र 0.1 केजी प्रति हेक्टेयर का प्रतिदिन के खपत में यही अंतर आ रहा है। तो आप बताइए एक बार क्या ऐसे सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 66 में, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? अभी हम लोगों ने जा कि औसत खपत की बात की जाए भारत में प्रति हेक्टेयर, तो वह था 128 केजी प्रति हेक्टेयर। इसमें औसत ना लिख कर कहा भारत में प्रति हेक्टेयर औजार जो उर्वरक की खपत है वो कितनी है, तो भारत में प्रति हेक्टेयर वह जो है लगभग 141 केजी
नेक्स्ट देखिएगा, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हम लोगों ने जाना कि उर्वरक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। इससे पहले तो हम लोगों ने देखा उर्वरक का उत्पादन ही हम लोगों ने देखा था, जिसमें चीन का स्थान प्रथम था, उसके बाद अमेरिका आया था, उसके बाद भारत का स्थान आया था। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, वही तीसरा स्थान हो जाएगा। प्रथम स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका। और उपभोग में हम लोगों ने जाना था कि जो उपभोग है उसमें क्या है, किसका स्थान है, दूसरा स्थान है। जबकि प्रयोग में भी हम लोगों ने देखा कि जो प्रयोग कर रहा है भारत का स्थान तीसरा ही आ रहा है, और सर्वाधिक प्रयोग में चीन आ रहा है, तो उत्पादन में तीसरा हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर अमेरिका हो जाएगा। 68 में देखिए, भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत में किस प्रकार की जो उर्वरक है कि खपत सर्वाधिक है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस। कारण ये कि भारत में जो खेती है उसमें चावल, गेहूँ, ये जो जितने भी खाद्य फसलें हैं उसका में अहम भूमिका वो निभाता है। सबसे ज़्यादा चावल का खेती भारत में किया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, पूरे भारत में भी। उसके बाद गेहूँ का स्थान है। तो उन सभी में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो उपलब्धता है उसमें हम लोगों ने देखा कि 4, 2 और 1 इस अनुपात में दिया जाता है। यानी आप नाइट्रोजन का उसमें अहम भूमिका है। तो कुल खपत का कितना भारत अपने हिस्से में यानी अपने क्षेत्र में, अपने देश में उत्पादन कर लेता है, तो नाइट्रोजन का उर्वरक का लगभग पूरा ही कर लेता है, 94%। यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का भारत में हो जाता है। हाँ, पोटास के लिए और फास्फोरस के लिए वो क्या है, आयात पर निर्भर है, जिसमें हम लोगों ने देखा था पोटास। फिर आप देखेंगे कि 2015 में 100% नीम कोटेड यूरिया का भी उत्पादन को अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 69 में, भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। अब देखिए, भारत के फॉस्फोरिक है यानी वही फॉस्फेटिक लिखा हुआ है, तो फॉस्फोरिक उर्वरकों की कुल खपत का कितना प्रतिशत वो पूर्ता कर। अभी हम लोगों ने जाना कि फॉस्फोरस और पोटास यह आयात पर निर्भर है। स्वाभाविक सी बात है कि नाइट्रोजन से इसकी कम प्रतिशतता रहेगी, क्योंकि इसमें आयात किया जाता है, पूर्ण रूप से भारत में नहीं किया जाता। तो यह घटकर 82%, और वही पोटास रह जाएगा, तो पोटास के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है वो। 70 में देखिए, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्म नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी एनपीके का उपयोग एक संतुलन अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत में यह मानक अनुपात क्या है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक मानक अनुपात भारत की मिट्टी को देखते हुए, यहाँ के जो स्थल मंडल है उसको देखते हुए, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके का जो संतुलन अनुपात बताया गया 4:2:1 बताया गया। और आपको यही बता दें, यही अनुपात जो दलहन फसलों के लिए किया गया है उसमें यह अनुपात 1:2:1 रखा गया। यानी 1:2:2 भी रहेगा तो चलेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि किसके लिए, यह कृषि के लिए, और वही दलहन क्षेत्रों के लिए बात किया जाए तो वह 1:2:1 रखा गया है। और ये जो 4:2:1 किसके लिए है, यह मुख्यतः धान्य फसलों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटैश उर्वरकों के खपत का अनुपात। अब आपके माइंड में ऊपर वाला क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लग रहा होगा कि इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि धान्य के लिए पूछ रहा है या फिर दलहन के लिए पूछ रहा है। तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे ज़्यादा खेती होती है, प्रमुख जो खाद्य फसलें हैं कौन कौन है, गेहूँ है, उसके बाद चावल है, और ये मक्का है। ये सभी जो खाद्य फसलें हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके कारण उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो चावल का है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का बात है, तो इसलिए 4:2:1 हो गया। और जो दूसरे ऑप्शन जो हमने बताया कि तिलहन में जो मानक अनुपात रखा गया, वो अनुपात का ऑप्शन तो है भी नहीं, 1:2:1 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 71 में, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन का जो मानक दंड रखा गया है एनपीके का धान्य फसलों के लिए 4:2:1 रखा गया है। लेकिन क्या भारत में भी वैसा ही है, तो नहीं, ये थोड़ा अंतर है। वो 6:7, 2:4 और 1 इस प्रकार के अनुपात में यहाँ उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 72 में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वह राज्य है 70% से अधिक, वह कर्नाटक हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में कि इसकी क्या अहम भूमिका रही। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक आज से नहीं, सबसे पहले अगर कॉफ़ी जिसे कहवा भी कहा जाता है
उसका जो सबसे पहले जो है बीज बोया जाता है तो वह कर्नाटक के ही क्षेत्र होता है, एक बाबा बुदन की पहाड़ी, उसी पर सबसे पहला बीज वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इसे लगाया जाता है। फिर बाद में देखेंगे किस प्रकार से इसका वाणिज्यिक उत्पादन के रूप में 1826 ईस्वी में वो कर्नाटक में आता है, और उसके बाद 1826 के बाद आप देखेंगे कि 1830 में वह फिर केरल में जाता है वाडनयार में, फिर 1839 में नीलगिरी में। इस तरह से इन क्षेत्रों में इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन होने लगता है। और मुख्यतः अगर कॉफ़ी की बात आ गई तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, इसकी 3 उत्तम किस्म है। जो उत्तम किस्म का है वह भारत में भी उत्पादन है, एक अरेबिका है और दूसरा रोबस्टा और तीसरा लिबेरिका है। तो भारत में उत्तम किस्म की जो अरेबिका कॉफ़ी है उसका उत्पादन करता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकाधिक मांग है, जो अधिक ऊंचाई पर उसका उत्पादन होता है। चाय में भी देखेंगे तो एक असमिया और एक चीनी, जो चीनी चाय होता है वो उत्तम किस्म का, वो भी अत्यधिक ऊंचाई पर देखने को मिलता है। तो ठीक कॉफ़ी में भी वही होता है कि जो अरेबिका है वह उत्तम को जो उसका ऊंचाई होता है वो अधिक ऊंचाई पर, लगभग 700 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कर्नाटक में कॉफ़ी का अकेले उत्पादन करने में अहम योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हाँ, कर्नाटक के बाद फिर महाराष्ट्र का भी स्थान आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उसमें स्थान है कर्नाटक का। नेक्स्ट है 73 में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में? खदान उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, या इनमें से सभी? तो उत्तर प्रदेश राज्य का किसके उत्पादन में प्रथम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अब खदान के उत्पादन में भी, अब खदान में कौन कौन से फसल आते हैं? अभी हमने चर्चा किया कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। कौन कौन? गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं में भी हम लोगों ने जाना कि किस तरह से जो यूपी का स्थान है उत्तर प्रदेश का, वह उत्पादन में भी अहम स्थान है, जहाँ पर उत्पादन लगभग ज़्यादा क्षेत्रों पर वहीं होता है, और क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा क्या आता है? तो दोनों में गेहूं में प्रथम है। अगर वहीं चावल की बात की जाए तो चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल की में किया जाता है चावल उत्पादन। लेकिन अगर क्षेत्रफल पर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन उत्पादन करता है, तो वह यूपी का ही स्थान है। तो एक तरह से खदान उत्पादन में भी, जिसमें चावल में भी देख लिया, गेहूँ में भी देख लिया। उसके बाद दुग्ध उत्पादन में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो यूपी है उसका ज़्यादा स्थान है। हाँ, वो अलग बात था कि दूध का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता वो पंजाब में था। लेकिन अगर बात की जाए दूध उत्पादन में प्रथम, तो वह सबसे ज़्यादा है यूपी में ही, क्योंकि 19-20 का डाटा देखिएगा तो 318 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन दूध का वहाँ हो रहा है। तो इसलिए दूध उत्पादन में भी हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में तो हम लोग देखा ही कि सबसे पहले गन्ना का उत्पादन मतलब यूपी में ही किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी किया जाता है, और सबसे पहले जो गन्ना का जो मतलब फैक्ट्री लगता है 1903 ईस्वी में, यही यूपी में ही लगाया जाता है। हाँ, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र जरूर आ गए। तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना कहाँ है, तो उसमें महाराष्ट्र है, क्योंकि वहाँ चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आता है यूपी का नंबर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कभी चीनी कभी गन्ना, तो लगता है आपको गन्ना से ही चीनी बनता है, तो गन्ना यूपी है तो वो भी यूपी होगा, तो गलत हो जाता है प्रश्न। कभी कभी मिलों की संख्या पूछ दिया जाता है। तो ये 2-3 प्रश्न है ना जो आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ताकि अगर आपको सही वास्तविकता पता हो तो गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 74 में देखिएगा, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दलहन में सबसे अत्यधिक स्थान है वह मध्य प्रदेश का, और तिलहन में भी है। अब आपके माइंड में होगा दलहन में कौन कौन सा आता है और तिलहन में कौन कौन से आता है? तो दाल में हो गया जो भी मसूर हो गया, दाल में हो गया चना हो गया, ये दलहन होते हैं। और तिलहन में हो गया सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया। तो ये है दलहन और तिलहन में। तो दोनों में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो अगर तिलहन भी पूछ दिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75 में, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कौन है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अभी हम लोगों ने जाना था वह पश्चिम बंगाल है, कि वह सबसे अत्यधिक चावल का उत्पादन करता है। यूपी का स्थान कब चावल में प्रथम था? वह था सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर। लेकिन प्रश्न पूछ रहा सर्वाधिक उत्पादन, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन पर करता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 76 में हम लोग देखते हैं, अगर चावल की बात की जाए, चावल का चर्चा हुआ है, तो 50% में से 2-3 राज्य मिलाकर पूरे भारत में उत्पादन कर लेता है। जैसे पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये चारों राज्य मिलकर पूरे भारत का 50% उत्पादन कर लेता है चावल।
76 भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अब सोयाबीन के बारे में जानिए। सोयाबीन क्या है? यह तिलहन में ही सोयाबीन आता है क्योंकि उसके तेल होते हैं, इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो सोयाबीन का सबसे अत्यधिक उत्पादन जो है वह आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान होना तो चाहिए, राजस्थान नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था ना, राजस्थान नहीं है, ये तीसरा स्थान पर, प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का ही सोयाबीन में है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, उसके बाद पूर्वी राजस्थान का है, सेकेंड नंबर पर है राजस्थान का, उसके बाद महाराष्ट्र का है। तो सोयाबीन की सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक खेती इसका अभी हम लोगों ने देखा एमपी में ही लगभग 5.9 मिलियन हेक्टेयर में किया जाता है। 77 में मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। अब देखिए मोटे अनाज, अभी हम लोग सोयाबीन तिलहन में आता, वही मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं उसे हम लोग समझेंगे। मोटे अनाज में मुख्यतः ज्वार, बाजरा और रागी, ये प्रमुख मोटे अनाज में आते हैं। कौन कौन? ज्वार, बाजरा और रागी। तो मोटे अनाज में सर्वाधिक जो उत्पादन है वह महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि जो उसका स्थान है सर्वाधिक मोटे अनाज में वह महाराष्ट्र का है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। वही महाराष्ट्र के बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब आलू के बारे में कह रहा है, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? वह यूपी ही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन है, जिसमें से देखा जाए 24.22 टन प्रति हेक्टेयर बात किया गया है यूपी। उसके बाद कौन है? उसके बाद पश्चिम बंगाल है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर बिहार है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे कि क्रम से इसका सजाइए अवरोही क्रम में, तो पता होगा तो आप अवरोही क्रम में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अब करा मूंगफली उत्पादन में, अब आप बताइए मूंगफली किस में आएगा? मुख्यतः आप देखेंगे तो तिलहन में आएगा, तेल में आ जाएगा, है ना मूंगफली, क्योंकि सरसों मूंगफली से तेल का उत्पादन होता है। तो मूंगफली के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगर विश्व में बात की जाए मूंगफली का, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन चीन में होता है। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन देश है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। और मूंगफली के बारे में प्राय बात की जाए तो यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा है जो 16वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। नेक्स्ट 80 में देखिए, चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। आ गया ना, अभी हम आपने आपको बताया था कि हो सकता है आपको मोटे अनाजों का अवरोही क्रम पूछे। इसमें मोटे अनाज में हम लोगों ने जाना कि सबसे अत्यधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वह था महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर कर्नाटक था। तो चावल के राज्यों तो अभी हम लोगों ने जाना सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। अब बताइए, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के बाद एक पंजाब है और एक आंध्र प्रदेश है। तो अब कौन होना चाहिए? तो वह तीसरे स्थान पर पंजाब आता है, ना कि आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा, ये इसका क्रम है। और अगर सबसे ज़्यादा चावल का क्षेत्रफल पर खेती किया जाए तो पहले स्थान पर कौन आता है? पहले स्थान पर आता है ये उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पर क्या आता है? तो दूसरे स्थान पर वो अलग राज्य आ जाता है। वो ध्यान में आएगा तो हम आपको चर्चा कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हाँ देखिए, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आएगा चावल में, क्षेत्रफल में। उसके बाद पंजाब आ जाता है, वो अलग हो जाता है। उत्पादन में सही है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का अहम भूमिका है, जिसमें 15% के साथ पंजाब उत्पादन में, उसके बाद 12% उत्तर प्रदेश का और पंजाब का लगभग 11% ये योगदान। नेक्स्ट देखिए, 81 में कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। अब कपास क्या होता है? मुख्यतः कपास को रागी, सरसों ये सब के साथ मिश्रित रूप से ये उगाया जाता है कपास। कौन कौन? ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, मतलब ये जो भी तिलहन होते हैं उसको मिलाकर इसके साथ उगाया जाता है। इसके इसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। बोला जाता है कि कपास के लिए पाला का जो होता है, पाला अत्यधिक हानिकारक होता है। और यह भी देखा जाता है जब कपास में फूल आ रहा हो तो उस समय आसमान बादल रहित होना चाहिए, अन्यथा बर्बाद होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती थी। ये दो बातों को कपास की खेती में ध्यान रखना चाहिए कि पाला इसके लिए अत्यधिक खतरनाक होता, और जब इसमें फूल आता तो आकाश बादल रहित होना चाहिए। महाराष्ट्र में इसे किसे कपास को श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है, यानी सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और इसके जो कपास के 5 प्रमुख मतलब वो ये किस्म उगाई जाती है, इसके 5 किस्म हैं।
एक होगा लंबे श्रेष्ठ, फिर लंबे रेशेदार, फिर मध्य रेशेदार, श्रेष्ठ मध्य रेशेदार, मध्य रेशेदार, एक छोटे रेशेदार। इस तरह से उसको 5 भागों में बांटा गया। लंबे श्रेष्ठ भारत में उगाया जाता है, जिसकी मांग विदेशों में सबसे ज़्यादा है। तो कपास में सबसे अधिक महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तेलंगाना है। तो ध्यान में रखेंगे सबसे सर्वोच्च महाराष्ट्र है, जिसमें वहाँ पर श्वेत स्वर्ण भी कपास को कहा जाता है। 82 में देखेंगे तिलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था दलहन और तिलहन में क्या अंतर है। दलहन में हम लोग को देखा था चना हो गया, ये हो गया, ये क्या बोल, मूंग हो गया, दाल हो गया, ये सभी जो हो गए वो दलहन में आते हैं, जिससे दाल तैयार किया जाता है। तिलहन में मुख्यतः सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, और मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, रेड़ी हो गया, ये सभी तिलहन में आते हैं। तो यहाँ पे दलहन की बात की जा रही है। दलहन में मुख्यतः कौन कौन आता है, चना आएगा, मूंग आएगा, ये सभी दलहन में आते हैं। तो दलहन का अवरोही क्रम क्या है, तो उसे हम लोग जानेंगे। वह है सबसे ज़्यादा दलहन मध्य प्रदेश में होता है, वो हम लोगों ने जाना। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान, 2 ऑप्शन है मध्य प्रदेश वाले। तो दूसरे स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र का स्थान, और तीसरे स्थान पर राजस्थान का। अभी हम लोगों ने देखा कि जो ये सोयाबीन का था ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था, जिसमें पूर्वी राजस्थान का अहम भूमिका था, है ना, सोयाबीन में था। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज क्या होता है, इतना बार है ना, कभी सोयाबीन है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सोयाबीन आ जाता है किस में, तिलहन में आ जाता है। और तिलहन के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा कि ये दलहन और तिलहन में महाराष्ट्र तो सर्वश्रेष्ठ है, तो महाराष्ट्र तो क्रम में ही होगा। अब दूसरे स्थान पर अब ध्यान में रखना, तो वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83 में, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन है। तो रबड़ उत्पादक, तो रबड़ उत्पादन में केरल सर्वप्रथम राज्य है। थोड़ा अब हम लोग जानते हैं कि रबड़ का उत्पादन किस तरह और कैसे होता है। भारत जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, ऐसा नहीं प्रथम है, चौथे स्थान पर भारत का देश है पूरे होल्ड कंट्री में। भारत में जो केरल है वो रबर उत्पादक में प्रायः एकाधिकार रखता, सबसे ज़्यादा केरल में होता है। देश का लगभग 87 पॉइंट मतलब 5% रबर का उत्पादन इसी राज्य में होता है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का सर्वोच्च स्थान है। ये जो बोला जाता है जो रबड़ है ना, इसका जो ब्राज़ीलियन पौधा है, मतलब वहाँ का जो जंगली पौधा है, जिसे काट दिया जाता है, उसके छालों में से फिर उसमें बाल्टी लगा दिया जाता है, फिर उसमें जमा होता है, फिर उसको गर्म कर दिया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो एक प्रकार से अंदर मतलब शेष अवशेष बच जाता है उजला, उसको फिर क्या किया जाता है, उसको एक प्रकार से मतलब नीचे पलट कर उसे क्या किया जाता है, एक ये चादर टाइप से बना दिया जाता है, फिर उसे रबड़ का उत्पादन होता है। इस तरह से रबड़ का होता है। नेक्स्ट प्रश्न 84 में देखिए, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या है। अब अभी हम लोगों ने जाना रबड़, अब फल में आ जाइए। देखिए फल में क्या है, अगर आप डाटा देखेंगे तो कुछ कुछ बुक में भिन्नता देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फल उत्पादक की बात की जाए तो हमारे अनुसार तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद द्वितीय नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आया है। तो आप एक बार इसका डाटा आप हमें बताएंगे कि आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है 17.61 मिलियन के साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 10 पॉइंट समथिंग मिलियन टन के साथ, तो तीसरे स्थान पर यूपी 10 पॉइंट समथिंग 65 के साथ। तो आप एक बार आप भी बताइए कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। 85 में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। अब देखिए प्याज की बात आ गया, तो महाराष्ट्र देश जो है नंबर 1 है देश के कुल उत्पादन में प्याज में। अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो भारत का चीन के बाद दूसरा नंबर है, सबसे ज़्यादा चीन में प्याज का उत्पादन है, उसके बाद भारत का है। तो कह रहा सबसे अत्यधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है, तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। लगभग मतलब पूरा का होता है 28.32% यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। आगे ना प्रश्न, गन्ने का सर्वाधिक, तो स्वाभाविक सी बात है, हमने अभी जाना था कि गन्ने के बारे में, गन्ना की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी यूपी में किया जाता है, लेकिन वही अगर चीनी की बात आ जाता है तो वह महाराष्ट्र करता है। हाँ, अगर मिलों की भी संख्या की बात आ जाती है तो उसमें महाराष्ट्र थोड़ा आगे निकल जाता है। हाँ, अगर सबसे पहले गन्ने का जो मशीन लगाया गया था 1903 ईस्वी में, वो कहाँ लगाया गया था, वह उत्तर प्रदेश में ही लगाया गया था। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 87 में, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अब मसालों के बारे में आ जाइए। देखिए मसालों की बात की जाए तो अगर प्राचीन काल से बात की जाए तो केरल प्राचीन काल से ही मसालों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही के आंकड़ों में 2015 और 16 के आंकड़ों में देखेंगे तो उसमें गुजरात आगे निकला है, तो गुजरात मेरे अनुसार होना चाहिए। मसालों का तो इतिहास शुरू से ही रहा है। अगर बात की जाए जो विदेशी जो अब आए हैं भारत में व्यापार करने के लिए, तो मुख्य उद्देश्य तो कर्नाटक ये मसाला ही आकर्षक रहा है। जब आप देखेंगे कि किस तरह से वास्को डी गामा आता है, पहले बार आता है तो वह अपने साथ मसालों को ले आता है, वहाँ जाकर बेचता है, तो उसे काफ़ी मुनाफा देखने को आता है। फिर दोबारा वास्को डी गामा आता है, किस तरह से फिर धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी राज्य का आधिपत्य होता है। नेक्स्ट 88 में देखिए, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? अब जानिए, गेहूं में बिल्कुल है, गन्ना में यूपी बिल्कुल है, आलू में बिल्कुल है, लेकिन तिलहन में नहीं है। तिलहन में मध्य प्रदेश है, दलहन और तिलहन दोनों में। तिलहन के अंतर्गत में क्या क्या हम लोगों ने देखा था, जो तिल वाले जिसमें सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब तिलहन रेडी हो गया। और दलहन में हम लोगों ने दाल देखा था, मूंग देखा था, चना देखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 में, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? अब गेहूं का, अभी हम लोगों ने देखा कि चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल था, सबसे अत्यधिक क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश था, लेकिन गेहूं के सर्वाधिक क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा उत्पादन में दोनों यूपी का ही स्थान प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम पूछ रहा तो प्रथम हो जाएगा यूपी हो जाएगा। अगर दूसरे स्थान पर पूछ दिया तो ये एमपी है, तीसरे स्थान पर पंजाब है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है? अब देखिए कॉफ़ी को कहवा कहा जाता है, ऐसा नहीं आप कहवा देखिए तो कन्फ्यूज कर जाइए, कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है। यह अब कॉफ़ी कहाँ का पौधा है? तो यह कॉफ़ी मुख्यतः जो है कहवा जो है ये मतलब पूर्वी अफ्रीका का है, अफ्रीका का पौधा है, जिसको सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि बाबा बुदन की पहाड़ियों को कर्नाटक में लगाया गया था। उसके बाद फिर इसका वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा, 1826 में कर्नाटक में आया, फिर 1830 ईस्वी में वाडियार में आया, फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में 1834 तक में आ गया। इस तरह से इसका उत्पादन बढ़ा। लेकिन उत्पादन में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो पहले स्थान पर तो भारत का स्थान नहीं है, पहला स्थान पर अमेरिका नहीं, पहले स्थान पर कॉफ़ी में ब्राज़ील है। और भारत का जो स्थान है वह छठा स्थान है उत्पादन में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ब्राज़ील, उसके बाद कौन है? वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, अरेबिया है, मतलब इस तरह से चौथा स्थान है। छठा बोले ना, हाँ अभी हाल ही में और डाटा आगे बढ़ गया, प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है। तो ये पूछता है, भारत पूछेगा और प्रथम स्थान, ये दो आपसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत मात्र कुल उत्पादन का 3.5% उत्पादन करता है। और हम लोगों ने देखा था कॉफ़ी का जो 3 किस्म था, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में उत्तम किस्म का अरेबिका उगाया जाता था, जो लगभग 700 से 1,500 यानी 1,500 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता था, इसमें उत्तम किस्म का होता था। नेक्स्ट देखिए 91 में, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन हैं? अब खाद्य फसलें के बारे में हम लोग जानते हैं। खाद्य फसलें में क्या क्या था? गेहूँ, मक्का, बाजरा और क्या था? गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये महत्वपूर्ण खाद्य फसलें में आ रहा था, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। तो उसमें से कह रहा कि भारत की प्रमुख खाद्य, उसमें चावल है, क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन भी होता है और खपत भी होता है, जिसमें से हम लोग देखा पश्चिम बंगाल करता है। तो इसलिए प्रमुख खाद्य फसलों में चावल आता। चावल ना होता तो गेहूँ आप मारते, लेकिन चावल है तो चावल ही होगा। और कौन फसलें आते हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट 92 में, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है? कह रहा विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है कॉफ़ी में, तंबाकू में, तिलहन में, गेहूं में। देखिए कॉफ़ी का अभी हम लोगों ने जाना कि विश्व का उत्पादन में मतलब छठा स्थान है, जिसमें पहला ब्राज़ील का है, दूसरा कोलंबिया का है, तीसरा शायद वियतनाम का है। इस तरह से छठा स्थान है, मात्र 3.5% विश्व में अपना उत्पादन का योगदान देता है। वहीं गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ का उत्पादन अब पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो मात्र 13% भारत का योगदान है। हाँ, भारत में जरूर गेहूं का उत्पादन चावल के बाद द्वितीय स्थान पर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मात्र 13% योगदान करता है। तंबाकू का इससे भी कम है। तिलहन का हमने देखा कि दलहन तिलहन में भारत का जो स्थान है विश्व में थोड़ा अग्रणी है, तो इसका जो स्थान है लगभग ज़्यादा है, मतलब यही 20 से 25 की एवरेज में है।
नेक्स्ट देखिएगा 93 में, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश। अभी हम लोग कॉफ़ी के बारे में जाना कि कॉफ़ी को कहवा भी कहते हैं। वह अफ्रीकी पौधा है जिसे सबसे पहले कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों में लगाया गया था। उसके बाद उसका वाणिज्यिक उत्पादन हुआ, कर्नाटक से स्टार्ट हुआ, 1826-1830 में वाडियार केरल में पहुंचा, फिर 1834 तक वो यहाँ नीलगिरी के पहाड़ी तक पहुंच गया। अब चाय के बारे में जानते हैं। चाय के जो है विश्व के निर्यात में बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर तो चीन है निर्यात में। नहीं, चीन नहीं है, सॉरी सॉरी, पहले स्थान पर केनिया है, उसके बाद चीन है। तो ध्यान में रखिएगा, निर्यात के मामले में पहले स्थान पर केनिया है, चीन है, उसके बाद चीन है, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद भारत है। यानी जो भारत का स्थान है वह चौथा स्थान है। विश्व में अग्रणी पूछ रहा है तो केनिया हो जाएगा, केनिया कर दिया, केनिया है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत का स्थान है। चाय का मुख्यतः चाय दो प्रकार के होते हैं, जो एक चीनिया और एक असमिया। जो चीनी चाय होता है वह काफ़ी स्वादिष्ट, उसकी पत्तियाँ लंबी होती है, वो थोड़ा ऊंचे स्थान पर पहाड़ों पर उगाए जाते हैं। वही असमिया थोड़ा बौना होता है। तो भारत में उच्च किस्म का चाय होता है। हाँ, ये भी बात की जाए कि चाय के निर्यात से भारत का सबसे ज़्यादा जो नगद होता है वह प्राप्त होता है। जैसे गोल्ड टी भारत का ही है। तो इस तरह से चाय के निर्यात में विश्व में भारत का छठा स्थान है, पहले स्थान पर केनिया है। और इसका उत्पादन कौन सा क्षेत्र में होता है उसके बारे में जानते हैं। इसका जो उत्पादन है सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये दो क्षेत्र हैं। अगर राज्य की बात की जाए तो असम प्रथम स्थान पर है। तो इन सभी को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप इससे पहले अगर हमने कुछ टॉपिक जो देखा था उसमें विस्तार से भी पढ़ने को आया था ज्योग्राफी वाले में, इसलिए वो ध्यान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 94 में, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? अब कॉफ़ी का आ जाइए। कॉफ़ी को कहवा भी कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी जाना कि अफ्रीकी पौधा है, यानी पूर्वी उच्च अफ्रीकी भाग से आया हुआ है। वो सबसे पहले ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था बाबा बुदन की पहाड़ियों में, जो कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी, वहीं पर सबसे पहले इसका रोपा गया था। कर्नाटक में ये विश्व प्रथम राज्य उत्पादन में है। तो विश्व में कह रहा है, तो विश्व में हमने जाना कि ब्राज़ील का प्रथम स्थान पर है। तो अधिकतम उत्पादन तो ब्राज़ील होता। उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्राज़ील के बाद किसका था स्थान? वियतनाम का था, कोलंबिया का था, भारत का छठा था। अब विश्व में नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चलिए आ जाइए नारियल में। अब भारत में बात की जाए तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नारियल का उत्पादन में भारत का स्थान है। पहला स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है, दूसरा पर फिलीपींस है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें चीन नहीं है, ऐसा नहीं चीन मार दीजिएगा, पहला पूरा है। तो विश्व में नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान तृतीय है, प्रथम पर इंडोनेशिया, फिलीपींस। और अगर राज्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है नारियल कहाँ हुआ? समुद्र के किनारे वाले राज्य, नीचे वाले दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सभी राज्यों में प्रथम पर तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न 95 के बाद 96 में देखिएगा, विश्व में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? अभी हम लोगों ने जाना चाय के बारे में जाना कि चाय जो है यह भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही चाय लाया गया था। इसका देखिए ना, वो कब लाया गया था, थोड़ा ध्यान से उठ गया है। हाँ, ये भी मतलब उसी टाइम को मान लीजिए जब कॉफ़ी आया था, उसी के साथ में लगभग लाया था। सबसे पहले वही 1841 ईस्वी में इसको दार्जिलिंग में रोपा गया था। तो ध्यान में रखिएगा, यह मुख्यतः चीन का है, दक्षिणी चीन से आया था, जबकि कॉफ़ी अफ्रीका से है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि चाय कहाँ कहाँ, मतलब ये पौधा है, कहाँ का पौधा है, ये भी देखने को मिलेगा। वही वाणिज्यिक कृषि ब्रिटिशों के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया था 1841 में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है, फिर असम में, फिर नीलगिरी में आता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि चाय की दो किस्में होती है जो मुख्यतः पाई जाती है, एक चीनी और एक असमी। जो चीनी होता है वह कोमल होता है, उसकी मतलब वह अधिक ऊंचाई पर उठता है, वो स्वादिष्ट काफ़ी होता है। और जबकि जो असमी होता है थोड़ा उसका पौधा बौना होता है, छोटा होता है, ख़राब तो नहीं कर सकते, ठीक ही होता है, लेकिन उसके तुलना में थोड़ा अत्यधिक स्वादिष्ट चीनी होता है। चीनी और असमी जो पाया जाता है। और क्षेत्र देखा हम लोगों ने किस तरह से ये दो क्षेत्र में पाया जाता है, भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में पाया जाता है। वही राज्य की बात किया तो असम में सबसे अत्यधिक उत्पादन किया जाता है भारत का। उसमें हम लोगों ने भी जाना कि चाय विश्व में अग्रणी चाय निर्यातक में देश का स्थान भारत में चौथा है, पहला केनिया, दूसरा तीन। उसके बाद हम लोग ये भी जाना कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भी चाय के निर्यात से आता है। तो इस तरह से चाय के बारे में हम लोगों ने जाना। प्रथम स्थान पर असम में किसके स्थान पर है? उत्पादन में असम है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब हम लोग जानते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन कौन आते हैं? तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये मोटे अनाज में आते हैं। अब कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मोटे अनाज में भारत का ही प्रथम स्थान है, तो भारत हो जाएगा। और राज्य में बात की जाए तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आ रहा है। नेक्स्ट, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में कह रहा, अभी हम लोगों ने देखा कि
चाय का जो निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान पर केनिया है, दूसरा स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान पर श्रीलंका, चौथा स्थान पर भारत है। क्योंकि इसलिए पूछा ना, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा अत्यधिक भारत में आती है और भारत का कुछ चाय फेमस है, विदेशों में काफ़ी मांग है। तो अब उत्पादन में कह रहा, तो चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर शायद चीन है, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार थोड़ा डाटा आप देख भी लेंगे। प्रथम तो चीन ही होगा। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो निर्यात में तो ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन में दूसरा ही स्थान है। ये उपभोग भी भारत सबसे ज़्यादा कर लेता है ना, इसके कारण उसके निर्यात में कमी आ जाती है। आपके मैंने प्रश्न उठा होगा कि द्वितीय स्थान पर होने के बावजूद भी क्यों मतलब निर्यात में चौथा है, तो भारत में उपभोग भी काफ़ी है उसका। 99 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? अब बागवानी से संबंधित अभी हम लोगों ने जाना था कि जो हरित क्रांति खदान से, खदान में जिसमें हम लोगों ने देखा गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये खदान में आ रहा था। ऑपरेशन फ्लड हम लोगों ने देखा था किस तरह से आईसीडीपी के द्वारा श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है, यानी किसानों को, पशुपालकों के मालिकों को एक पैकेज दिया जाता है, इससे पशुपालन में सुधार होता है जो श्वेत क्रांति को बढ़ाता है। उसके बाद एनडीडीबी की स्थापना होती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना 1965 में होती है लाल बहादुर शास्त्री में। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक वही उसको सहयोग करती, फिर वो लगता है। उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में चलाया जाता है, और ये ऑपरेशन फ्लड के द्वारा 1998 ईस्वी में जो अमेरिका से आगे निकल जाता है और विश्व की सबसे कम उत्पादक वाला देश एक समय अमेरिका से भी आगे कर पहले नंबर पर आ जाता है। तो वही है श्वेत क्रांति का ऑपरेशन फ्लड। और स्वर्ण क्रांति वही बागवानी से, जिसमें बागवानी में आप सब्जी भी उगा सकते हैं, फल भी उगा सकते हैं, बागवानी से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 100 में विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब रेशम के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र, तो चीन प्रथम स्थान पर है अग्रणी, और भारत का स्थान शायद दूसरा स्थान है, तो यह ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक रेशम बनाने में चीन का दूसरा स्थान है। और रेशम बनता कैसे, थोड़ा सा चर्चा इसका कर लेते हैं। देखिए, रेशम क्या होता है, जब एक जो मादा कीड़े होते हैं लगभग 500 अंडे देते हैं, उस अंडे को कमरे के तापमान पर उसको वो मतलब सेया जाता है। जब वो सेता है तो उसके बाद जैसे ही उससे जब कीड़ा निकलता है अंडा से, तो वह क्या करता है, शहतूत के पत्तियों को तेजी के साथ खाना स्टार्ट करता है। जैसे वो तेजी से खाता है तो उसके मुंह से एक प्रकार से लार निकलता है जो धागे नुमा होता है, और वह उसको चारों तरफ से कवच के रूप में घेर लेता है, और फिर उसी को गर्म पानी कर कर उबाला जाता है, फिर उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। ये तरीका है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि रेशम के उत्पादन में प्रथम चीन है, भारत का स्थान द्वितीय स्थान पर है। तो इससे संबंधित, कृषि से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका हम लोगों ने अराउंड चारों तरफ से देखा कि जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। और बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं।